वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं वफाकी बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जा रहा है 2026-27, जिसकी खुसूसी ट्रांसमिशन पीटीवी न्यूज़ हर साल की तरह आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद थे बजट से पहले, ब्रेक से पहले हम उनसे बात करते चलते हैं। शफीक सवाती साहब भी हमारे साथ ओवर जूम मौजूद हैं, वासिफ नकवी साहब भी मौजूद हैं। उन दोनों से ही बात कर रहे हैं। तो मैं वासिफ नकवी साहब से पूछना चाहूँगी, वासिफ साहब के क्या समझते हैं आप कि बजट के अंदर जब ऑटो सेक्टर के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कुछ चीज़ें पेश की गई थी, और इस बार जबकि कुछ बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं, न्यू प्लेयर्स भी हैं हमारे पास, और अगर 5 साल तक इसकी जो एक हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा के लिए बजट के अंदर क्या चीज़ें आप समझते हैं कि पेश की जा सकती हैं इस बार? जी नताशा, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके ऊपर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद टैक्सेस थोड़े से लगाए जाएंगे, और उसमें से स्पेशली जो आइस इंजन्स हैं, जो ऑलरेडी इंजन इन प्लेस हैं गाड़ियों के, जिनमें पेट्रोल की या डीजल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, उनके ऊपर टैक्सेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। लाइक वाइज फिर हाइब्रिड कार्स होंगी। देन वी कैन एक्सपेक्ट रीफ, जो थोड़ी रेंज उसको बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए यूज होती हैं, उनके ऊपर कुछ टैक्सेस होंगे, एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो इस तरह से करके कुछ प्लान में शामिल हैं, और ये जो टैक्सेस हैं प्रॉबेबली ये थोड़े से जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज़्यादा हैं। लाइकवाइज जो आपने बात की है 5 साल की, जो इंडस्ट्रियल उसका इन्वेस्टमेंट की, तो पाकिस्तान की कुछ ऐसी आई मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके अंदर आपको शुरू में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, एंड आफ्टर सम टाइम आपको लोकलाइजेशन पार्ट्स की करनी पड़ती है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो शायद इस बजट के अंदर कुछ थोड़े से सरप्राइजेस जो हैं वो अवेटेड हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। और उसमें जो 800 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियां हैं उनके ऊपर प्रोबेबली टैक्स होने जा रहा है, स्पेशली जो कंबस्टेबल इम्पोर्टेड। इंजन हैं उनके लिए। राइट। तो वासिफ साहब, हमने देखा है कि गुज़िश्ता बरस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो मौसमानी तब्दीली है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे ऐसे इकदाम किए गए। ईवीज़ की आपने बात की, नताशा ने भी बात की, तो ईवीज़ के हवाले से फैसिलिटेट किया था गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता बजट में। इस मरतबा बजट में ना सिर्फ ईवीज़ के हवाले से बल्कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के हवाले से अगर बात की है तो इस सेक्टर को कितना सपोर्ट मिल रहा है? जो अगर तो आप इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो उसमें तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर सबसे कम टैक्स हो रहा जी। है। उनके लिए स्लैब्स बना रहे हैं, जो आई मीन फ्यूल कंज्यूम करेंगे उनके लिए ज्यादा टैक्सेस हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उसके बाद हमने देखेंगे कि हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, और फिर उसके बाद लीस्ट जिन पे टैक्स हो रहा होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री पे ऑलरेडी एक अच्छा नंबर है जो कि टैक्स पे ऑलरेडी वो कर रहे हैं, और उनका यही कहना है या उनका मानना यही होता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर उतना टैक्स पे नहीं कर रहा होता, जितना वेरएज ऑटो उनको सेक्टर कर रिलीफ रहा जो है। है वो ज्यादा मिल रहा होता है, और इंडस्ट्री को रिलीफ कम मिलता है, वेरएज टैक्सेस उनके ऊपर ज्यादा होते हैं। तो उस हवाले से आई थिंक कोई नया सरप्राइज तो शायद देखने को ना मिले, लेकिन शोर शराबा ऑलरेडी काफी शुरू चले, हो हम चुका अपने हुआ है। नाजरीन को एक सरप्राइज देते हैं ना, हम पार्लियामेंट हाउस लिए चलते हैं। यासिर रहमान वहाँ पर मौजूद हैं और पार्लियामेंटेरियन से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक ही मौजू है जिस पर बात हो रही है और वह है बजट। बजट। जी, इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मैडम शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। शाइस्ता साहिबा, कल इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। अगरचे अहदाफ जो हैं वो अचीव तो नहीं कर सके, लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी अचीव हो गई है। क्या ये जो बजट आज पेश किया जा रहा है इसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान किन मुश्किल हालात से गुजरा है, और इन हालात से गुजरने से पहले भी हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब थे। तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करना, उसको एंकर करना पहले सबसे बड़ा टारगेट था, और अल्लाह के फ़ज़ल से वो टारगेट अचीव कर लिया गया है। इकोनॉमी बावजूद इन तमाम मुश्किलात के कि 2025 में फ्लड्स आए इतने, जो ये वॉर ईरान यूएस की, और उसके बाद कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम में भी रहना है, उसके बावजूद स्टेबल रहना आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। जी। और आप अभी भी देखेंगे कि इसको जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर तो
एंकर जब हो गए तो इंशाल्लाह वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। एक और जो इस मरतबा कहा जा रहा है कि कैश फ्लोज हमारे पास अच्छे खासे हैं, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी बेहतर है क्योंकि हमारी फॉरेन रेमिटेंस बेहतर रही है और एक्सपोर्ट्स भी हमारी बहुत ज़्यादा उसने आउट परफॉर्म तो नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिनल भी नहीं रही। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ अब क्रिएट हुई हैं कि आउटफ्लोज भी हमारे यूएई या बाकी ममालिक की तरफ अब उस तरह से नहीं जाएंगे। तो लोकली कितनी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट पैदा कर रही है बिजनेस के लिए? देखें, फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है हुकूमत ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी मिलके। जब तक हमारे पास वो फिस्कल स्पेस नहीं होगी हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा दे रही है। देखें, वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, वी हैव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर कि हम हमारी फूड सिक्योरिटी भी हो सके और हमारी जो प्रोवाइडिंग फूड टू अदर कंट्रीज़ वो भी हो सके और इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो देखें, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन ऑल फ्रंट्स। बावजूद मैं बार बार कह रही हूँ कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के बाद इंशाल्लाह अब हमने वी हैव टू टेक ऑफ एंड वी विल टेक ऑफ इंशाल्लाह अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज टीम वी विल मूव फॉरवर्ड। एक एग्रीकल्चर का जो आपने जिक्र किया है, एग्रीकल्चर की नो डाउट कंट्रीब्यूशन भी है, हमारी लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा उसमें इंडक्शन होती है, लेकिन जो उसकी कलेक्शन है वो 10 बिलियन रुपीस से ज़्यादा नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि इनकम एट सोर्स जो मामला है उसको देखना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री। तो आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जी, उसके बगैर चारा नहीं है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और देखें इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो भी वी आर विद द पीपल्स पार्टी, हमारे एलाइड पार्टनर्स भी हैं, वी हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग। हमने उनकी भी डिफ़िकल्टीज़, उनकी भी बातें सुननी है, हमने सबको साथ लेकर चलना है और उन सबको साथ लेकर जब चलेंगे तो इंशाल्लाह दे विल ऑल्सो सी द कंट्रीज़ प्रोग्रेसिंग एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो वो भी अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालेंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मालूम कर लेते हैं बजट के हवाले से। बजट से जो एक्सपेक्टेशन हैं लोगों के हवाले से वो क्या देखते हैं इस मरतबा बजट कितना रिलीफ का कहा जा रहा है कि आम लोगों को मिलेगा? किस मत में आपकी एक्सपेक्टेशन है, पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशन है कि मिलना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई तो नहीं रखनी चाहिए, बट जितनी कंस्ट्रेंट के साथ और जो रीजनल सूरत हाल है और जो तीनों बॉर्डर्स पे हमारे जंग है और जो एक दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि कुछ भी रिलीफ हो तो उसे हमें गनीमत समझना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिशप के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है कि इसको सूबों को दे देना चाहिए या ये वफाक के पास ही रहनी चाहिए और बिशप में क्या अमाउंट बढ़ाई जा रही है? देखें, बिस पे मुझे उम्मीद तो है कि अमाउंट बढ़ाई जाएगी और सूबों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा बिस। ये फेडरल के पास ही रहेगा और इसको हम यहीं से मैनेज करना चाहिए। ठीक है, सैलरी क्लास के लिए बड़ी बात की जा रही है, सैलरी क्लास कह रही है कि टैक्सेस, उम्मीद है कि उनके ऊपर टैक्सेस का कुछ रिलीफ होगा। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MNA जमाल रईसानी साहब, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, से बात करते हैं। रईसानी साहब बताएं, मसाइल काफ़ी हैं, बजट से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं, बलूचिस्तान के अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का फेडरल बजट किस तरह का होना चाहिए? देखिए जी, हम यही ख्वाहिशमंद हैं कि ये जो बजट है वो मल्टी सेक्टोरियल हो, ख़ास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और नौजवानों पर मुश्तमिल हो। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा मौक़िफ़ है, हर वक्त पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है कि हम जो है बेरोज़गारों को उनको तरजीह दें, गरीबों को तरजीह दें, किसानों को तरजीह दें। तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये ऐसा बजट होगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आम आवाम को वो रिलीफ देगी। जी, कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, उस इकोनॉमिक सर्वे की जो परफॉर्मेंस रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको किस तरह से देखती है कि जो हम अहदाफ अचीव कर सके हैं, जो मैक्रो लेवल के ऊपर और जो कुछ रह गए हैं, जो हालात मेंशन किए गए हैं, जो रीजंस मेंशन की गई हैं, वो रीजंस किस हद तक पीपल्स पार्टी समझती है कि वो वाकई ऑथेंटिक हैं? देखिए जी, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और हम यही हमारा पॉलिसी हर वक्त यही रहा है कि जो हुकूमत वक्त इस टाइम इक़दामात ले रही हैं, KPIs अचीव कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट हम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि मिल बैठ के हमें तय करने होंगे क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट है और जब तक क्योंकि इकॉनमी से हर बंदा वाबस्ता है, सिर्फ हुकूमतें नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सबको बैठ के जो चैलेंजेस उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में ऑब्स्टिकल्स निशानदी की हैं उनकी, वो तभी हल होंगे जब सारे स्टेक होल्डर्स आपके बैठ के, ख्वाह वो अवामी हो, किसान हो या जितने भी स्टेक होल्डर्स वो बैठें, तभी हल होंगे। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ने इस दफ़ा सबसे प्रायोरिटी दी है एक स्किल पंजाब को। वो नेविटिक का बड़ा एक हैवी फंड दिया है उसको, ताकि वो लोगों को स्किल्स सिखाए। इसी तरह बाकी जो FD है उसको भी मुख्तलिफ फंड दिए हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को बड़ा हुकूमत जो है केयर कर रही है, ताकि वो मुल्क की तमीर में अपना किरदार अदा कर सकें। इससे मैं समझता हूँ कि एक बेरोज़गारी कम होगी, और दूसरी ये है कि जो बेंजीन का स्पोर्ट है उसको भी हुकूमत ने काफ़ी फाल बनाया है, और उसमें मज़ीद भी बजट के बाद भी इजाफा करने की तवक्का है इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को फॉर एवर अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए, लोगों को बेकारी नहीं बनाना चाहिए। ये अगर अभी 800 अरब रुपए जो हैं बेंजीन में स्पोर्ट पे लग रहे हैं, अगर ये पैसे कोई 10,000 ख़ानदान जो है अगर अपने पाँव पे खड़े हो जाएं हर साल, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो शेयर है वो मजबूत होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। यासिर रहमान पार्लियामेंट में मौजूद हैं, और पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस की आमद भी जारी है, पार्लियामेंटेरियंस से गुफ्तगू भी हो रही है, और बजट से पार्लियामेंटेरियंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाम के मसाइल का इदराक भी है, और उनके हल के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ भी बुलंद की जाती है। तो पार्लियामेंटेरियंस जो कि मुआशी टीम का हिस्सा उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, जो पल्स है उसको समझ सकते हैं। और साथ साथ आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट में शुमाइला राना साहिबा मौजूद हैं, उनकी तरफ लिए चलते हैं और वहाँ उनका भी जो है वो कुछ बातचीत। देखिए, सबसे पहले तो इन नामसाइद हालात में मुश्किल और कठिन वक्त जो है वो पाकिस्तानी कौम ने भी देखा और हुकूमत ने भी देखा, और इसमें ये बजट पेश करना हुकूमत की मैं समझती हूँ कि बहादुरी है, और इस तरह से ये एक अवाम दोस्त बजट है। इंशाल्लाह इसमें हर जो है मकतबा फ़िक्र के लिए और हर जो क्लास है उसको रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा, और आज वज़ीर आज़म जो हैं वो खुसूसी पैकेज का ऐलान भी करेंगे, और ये अवाम दोस्त हुकूमत है, अवाम दोस्त बजट है, और इस बजट में वज़ीर आज़म की खुसूसी हदायत शामिल हैं कि इसमें अवामुन्नास के लिए जो है वो रिलीफ देना है। थैंक यू। जी, आप देख रहे थे पार्लियामेंटेरियंस की अपनी अपनी राय है, और ख़ासकर सबका ही एक मैसेज है, वो ये कि इस बजट के अंदर आवाम को रिलीफ देने के लिए बाकायदा तौर पे कोशिशें की गई हैं। हमारे साथ शफीक सवाती साहब ओवर जूम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शफीक साहब, जहां बजट पेश किया जा रहा है, अब से कुछ देर बाद ही पेश किया जाएगा, तो उसमें जितना ज़्यादा गहमा गहमी है वो बढ़ गई है। PTV न्यूज़ भी लम्हा ब लम्हा तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुलाहिजा कर रहे हैं। साथ साथ ये भी देखा है कि किस तरीके से रिलीफ की बातचीत हो रही है, तो आवाम को रिलीफ की बातचीत हो रही है। हम पर कैपिटा इनकम भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आम आवाम को मजीद रिलीफ दिया जा सकता है थ्रू हम सब्सिडी नहीं दे सकते बिकॉज वी आर इन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, तो किस तरीके से गवर्नमेंट इस चैलेंज को भी टैकल करेगी और इस चैलेंज के साथ रिलीफ के ऊपर काम करेगी? देखिए निताशा, आई बिलीव के ये गवर्नमेंट का तीसरा बजट है जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और जो फर्स्ट और सेकंड बजट होते हैं उसमें एक अंडरस्टैंडेबल होता है कि मजबूरियां होती हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट तीसरे साल अवाम की तवक्कुआत गवर्नमेंट से 2 साल तो अवाम भी कड़वा घूंट भर के सब्र बर्दाश्त कर लेते हैं, बट थर्ड ईयर एक ऐसा होता है जब गवर्नमेंट को भी डिलीवर करना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन। और जो शफीक साहब, एक चीज तो हमें मानना पड़ेगी कि इस बार कोई मिनी बजट्स इस गवर्नमेंट ने आकर नहीं दिए, जो कि हमें एक सरप्राइज मिलता था, तो हमें ये क्रेडिट भी देना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से एक्सपोर्ट लेड बजट दिया जा रहा है, ये भी बताइएगा। जी देखें, जब हम इकॉनमी को बूस्ट करने की बात करते हैं, और FPCCI हमेशा से एक ही बात के ऊपर वोकल है कि आपने अगर इकॉनमी को चलाना है पाकिस्तान की, तो आपको 2 काम जो है वो नागुज़ीर है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और तीसरा एक्सपोर्ट आपने उसको बढ़ानी है, तभी आपकी जो है वो इकॉनमी चल सकती है। हम देखें पिछले 4-5 साल से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 30 बिलियन के ऊपर ही रुकी हुई है, और इंडस्ट्री आपको पता है कि कितने चैलेंजेस फेस कर रही है थ्रू जो मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट है, एनर्जी रेट्स हैं, फिर हैवी टैक्सेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशंस हैं, तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि देखें प्राइवेट सेक्टर का काम है वो रोजगार को पैदा करे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो
बिजनेस मैन और बिजनेस को फैसिलिटेट करे। तो इन दो चीजों के ऊपर जब काम होगा तो आप देखेंगे उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नीचे आएंगे, और आपकी एम्प्लॉयमेंट, अभी जो रिपोर्ट आई है कल जो इकोनॉमी की, उसमें भी आप देखें कि अगर हम उसको बारीकी से देखें तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और बड़े उसमें एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जीडीपी के हवाले से, और एग्रीकल्चर का तो माइनस पे चला गया है ग्रोथ हमारा। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब तक काम नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि हम ये हर साल अवाम एक तवक्कुआत लगाएगी और उसका रिजल्ट अवाम तक नहीं आएगा। तो जो हमने एफपीसीसीआई ने रिकमेंडेशंस दी हैं, और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग में उसको एक्नॉलेज किया और एश्योरेंस भी दी है, तो मैं समझता हूं कि जब भी आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, स्टेक होल्डर्स की को ऑनरशिप देते हैं, और उनके जो चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाता है, तो उसके रिजल्ट हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर आते हैं। बिल्कुल सही। और मैं एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे पार्लियामेंट हाउस। हमारे मेहमान जूम पर हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में क्या अपडेट्स हैं ये भी जान रहे हैं। वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस की आमद जारी है। पार्लियामेंटेरियंस का बजट के हवाले से क्या कहना है ये जानते हैं हम यासिर रहमान से। जी यासिर, बताइएगा। शेख आफ्ताब साहब, रिटेलर्स होलसेलर्स के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए, सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर अब बोझ जो है कम होना चाहिए, ये बातें सामने आ रही हैं और कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। तो किस हद तक आज के बजट में रिलीफ मिलेगा शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक रिटेलर पर ये टैक्स का ताल्लुक है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पर कि अगर वो अर्निंग है उनकी, अगर उनका प्रॉफिट है, अर्निंग है, तो फिर तो जस्टिफाई होती है कि उन पर टैक्स आना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क में रहने वाला हर शहरी जो यहाँ से पैसे कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है सर्विसेज का, तो उस पर मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि कुछ टैक्स कम होना चाहिए। ऑलरेडी उन पर बड़ा बर्डन है, तो वो मेरे ख्याल में कोई ना कुछ उसमें इंशाल्लाह सूरत हाल निकालेंगे। अगरचे अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस पूरी इंटरनेशनली बहुत बढ़ चुकी हैं, और इंटरनेशनल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से फिर इसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पे जा रहा है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे। शेख साहब, ये बताइएगा कि डेवलपमेंटल बजट के हवाले से बड़ी बात की जा रही है। इस मरतबा डेवलपमेंटल बजट को किस हद तक महदूद किया गया है ताकि जो बाकी अमाउंट है वो आम आदमी तक पहुँच सके? देखिए जी, जो डेवलपमेंट का फंड होता है वो भी तो आम आदमी को पहुंचता है ना। जब किसी के गांव की गली बनती है तो साफ ज़ाहिर है वहाँ सीमेंट बिकता है, वहाँ लेबर लगती है, वहाँ कंक्रीट बिकती है, रेत बिकती है, और उससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचता है। एक तो जो वहाँ के रिहायशी होते हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचता है, उन्हें एक फैसिलिटी मिल जाती है, और जो दूसरा वहाँ पे काम करते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, जो वहाँ पर मटेरियल बिकता है उसके पैसे मिलते हैं। तो ये तो एक अच्छा स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, बताइएगा कि आज जो बजट पेश किया जा रहा है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, किस हद तक आप समझती हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक IMF के हम पाबंद रहेंगे तब तक वो बजट गवर्नमेंट कोई भी नहीं दे सकेगी जिससे अवाम सोचे कि 100% हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने और इसहाक़ डार साहब ने, उनकी पूरी काबीना ने, बड़े माहिरीन ने बैठ के ये बजट इस तरह का तैयार किया है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। ख़ास तौर पे बिजली, गैस, पेट्रोल की मद में जब कीमतें गवर्नमेंट कम करेगी तो इसके असरात नीचे तक जाएंगे इंशाल्लाह। ताहिरा औरंगज़ेब साहब, ये फरमाइएगा कि गुर्बत के हवाले से 28% फिगर जो है वो खुद कल इकनॉमिक सर्वे में आई है। हुकूमत क्या ऐसे इक़दाम कर रही है कि इस 28% से मज़ीद इसको कमी इसमें लाई जा सके और इन्फ्लेशन जो है उसे भी कट किया जा सके? हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे हिम्मत कार्ड है, धीरानी प्रोग्राम है, काश्तकार के लिए किसान कार्ड है, और ख़वातीन के लिए, हुनरमंद के लिए अलग कार्ड है, और जो गांव में देहातों में ख़वातीन रहती हैं उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए 20,000 माहवार दिया जाएगा, कन्वेंस दी जाएगी, और सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि वो ख़ुद कफ़ील हो सकें। पंजाब गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की,
मरकज़ की बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बेशुमार ऐसी स्कीम हैं, अपना घर स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है, जिन लोगों के पास अपनी छत नहीं, अगर उनके घर का किराया भी फ्री हो जाए तो वो पैसे भी वो खाने पीने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत हमारी कौमी हुकूमत वज़ीर आज़म की सरबराही में बेशुमार इक़दाम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला जब बजट आज पेश होगा उसके बाद आपको भी महसूस होगा कि ये पहले से बहुत बेहतर बजट है। जी, पार्लियामेंट हाउस से आप बराह रास्त पार्लियामेंटेरियंस की जो एक गुफ्तगू है वो भी सुन रहे थे, और साथ साथ बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा 2026-27, और इस बजट के हवाले से काफ़ी सरप्राइजेस हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, क्योंकि इसके अंदर इकॉनमी के हवाले से, इसके अंदर एक्सपोर्ट के हवाले से, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी उतना ही बेहतर समझा जाएगा कि इस बजट के अंदर ये तमाम जो एक अंसर हैं उनको मेक श्योर बनाया गया है। वासिफ नकवी साहब से पूछेंगे। वासिफ साहब, जहां ये मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली बजट कहा जा रहा है, इसके अंदर खासकर रिलीफ के हवाले से जो आम आवाम तक रिलीफ पहुंचे और जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, इसके हवाले से बहुत सारे इकदाम किए गए हैं। आपने स्किल्स की बात की, आपने वोकेशनल सेंटर्स की बात की, पंजाब गवर्नमेंट की बात की, जितने उन्होंने लीनियंसीज दिए, अभी हमने नुमाइंदगान से भी, अवामी नुमाइंदगान से भी सुना कि वो किस तरीके से इस रिलीफ की बात कर रहे हैं। कितने ही सेहत कार्ड हों या वेलफेयर के हवाले से कार्ड्स हों, वो इशू किए गए। आइडिया ये है कि आम आवाम को रिलीफ पहुंचे। तो क्या लगता है आपको कि मजीद यूटिलिटीज़ के हवाले से हमारे पास क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं इस बजट के अंदर? जी नताशा, मैं समझता हूँ कि जो सर्विसेज सेक्टर है स्पेशली, एक तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता रहा इन द पास्ट, ये जो अगर हम लास्ट फिस्कल ईयर को देखें जो अब क्लोज हो रहे हैं, और जो आगे आने वाला टाइम है उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर्विसेज सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके अंदर जो हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है, आईटी भी है, आईटी एक्सपोर्ट्स भी है, और फ्रीलांसर्स भी उसमें जाहिर है कि शामिल हैं। और उसमें मैंने पहले भी जो अपने इब्तदाइये में जिक्र किया था कि 900 मिलियन डॉलर्स के करीब जो है वो हमारी इस टाइम पर फ्रीलांस एक्सपोर्ट है। लाइकवाइज अगर हम आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी गालिबन 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है। उस सेक्टर में आई थिंक ऑलरेडी परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर रहा है, और उसके अंदर फर्दर रिलीफ की भी आई थिंक ये जो आज बजट पेश किया जाएगा उसमें शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है हमें। जो हमारा इंडस्ट्रियल साइड है वो चूंकि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जाहिर है कि उनके टैक्सेस के बगैर जो है हमारी इकॉनमी का पहिया चलना वो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, और वी कैन से इम्पॉसिबल। तो उनके ऊपर हो सकता है मजीद उनको कुछ जो उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंश्योर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी अभी तक अपडेट है कि जिसके अंदर उनको कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा होगा। थर्ड इज एग्रीकल्चर साइड, और एग्रीकल्चर ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट 4.5 कर रहे थे, बट वो 2.9% की ग्रोथ रही उनकी, जो कि 2.9% की ग्रोथ रही, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मैं थी। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये बताइएगा कि लास्ट ईयर आपको याद होगा, आप किसान के लिए यानी कि छोटे किसानों के लिए भी कुछ रिलीफ दिया गया था। आइडिया ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करे, और उसमें तकरीबन 7 लाख किसानों के लिए 1 लाख जो पर किसान को कर्जा मुहैया किया जाएगा छोटे किसान के लिए। इस बार बजट के अंदर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की पहले ही परफॉर्मेंस 2.9% ग्रोथ आई है, और साथ साथ हमारे पास ऑल्दो कि हमारी जो प्रोडक्ट बास्केट है, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन है, पैदावार है, उसमें जो 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 हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि मजीद कोई ऐसा रिलीफ दिया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक जो सेक्टर है इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा? नताशा, हमें इसको ओवरऑल देखना पड़ेगा। उसमें यह है कि टारगेटेड सब्सिडीज ऑलरेडी दी गई हैं। रिसेंट पास्ट में भी आप देखें जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज की थी तो उसमें भी यही था कि हम जो किसान है, चूंकि आगे उस टाइम पर देख रहे थे कि गंदम की कटाई का सीजन चल रहा है, तो उनके ऊपर हम उनको टारगेटेड सब्सिडीज दें ताकि जो उनका ट्रैक्टर का फ्यूल है या जो उनके ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके अंदर उनको एटलीस्ट रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवरऑल अगर हम देखें तो उसके लिए कोई ख़ास ऐसा अमल नहीं किया गया था, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के बजट के अंदर शायद कोई ऐसा रिलीफ
रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमारा लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर सेक्टर, और अगर वो परफॉर्म नहीं करता या अंडर परफॉर्म करता एक्सपेक्टेशन से, जिस तरह इस फिस्कल ईयर में किया, तो वो एज अ होल इकॉनमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बना सकता है। और हमारी जो लो इनकम क्लास है उसके अंदर भी ज़ाहिर है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर साइड से मुंसलिक हैं, तो उनके लिए सर्वाइवल का जो है वो मसला बन सकता है और बनेगा। और फिर सबसे चीज़ जो ज़रूरी है वो स्टेपल फूड है हमारा, जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। हम गंदम जो है वो खुद काश्त करते हैं, और पाकिस्तान अपनी मोस्टली इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। लाइकवाइज हम चावल है और गन्ना है और कपास है, तो ये चीज़ें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये चारों चीज़ें उधर से हमने पूरी करनी है। उसके लिए हमें कोई सब्सिडी या कोई रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि इससे मुंसलिक इंडस्ट्रीज और इससे मुंसलिक लोगों को एक ओवरऑल शेल्टर मिल सके, जो रिलीफ राइट। शेल्टर। वासिफ साहब, आपने गंदम, चावल, कपास, मकई इन सब का जिक्र किया है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स बताते चलूँ। वो ये कि गंदम की पैदावार तकरीबन 4.3% के इजाफे के साथ 2,96,05,000 टन तक पहुँच गई है। तो इस बार हमारे पास अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं। चावल की पैदावार के हवाले से बताया जाए तो 2.8% जो से बढ़कर तकरीबन 99,98,000 टन का जो एक रिकॉर्ड है वो इस बार पेश किया गया है। चावल की जो ग्रोथ है इसके हवाले से हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़े हैं। तकरीबन $6 बिलियन के जो एक्सपोर्ट है वो मुतवक्के है, जो कि पूरा फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा जब। साथ साथ गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा देखा गया, और इस पैदावार से 8,94,50,000 टन जो ये इस पैदावार का जो नंबर है वो सामने आया है। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। शुगर हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें गंदम के हवाले से तो हमेशा से ही हम सरप्लस रखते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि किसी ना किसी तरीके से आम आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और गंदम के लिए, वीट के लिए मेक श्योर होना चाहिए कि ये हमारे पास हमेशा सरप्लस में रहे। तो ये एक चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। लाइव स्टॉक के हवाले से भी पूछना चाहूँगी, सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से, हॉर्टिकल्चर है हमारे पास। इस बार एक्सपोर्ट किए गए आम भी, किन्नू भी एक्सपोर्ट किए गए। हमारे पास अच्छे पॉजिटिव कोल्ड स्टोरेजेस लगाए गए ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी मदद आपके तहत, ऑल्दो के फ्लड के भी खतरात थे, ऑल्दो के हमारे पास ये जो नेचुरल डिजास्टर्स थे वो थे, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर्स हम कामयाब हो चुके हैं बनाने में? कुछ सेक्टर्स जिनका आपने जिक्र किया वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, जिनमें सबसे ज़्यादा आई थिंक लाइव स्टॉक है, जो कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते रहे हैं, और अपना यूटिलिटी भी हमारी काफ़ी रही है इसके अंदर। लेकिन जो फिशरी सेक्टर है वो आई थिंक दैट वाज सस्टेनेबल, वो ठीक अपना चलाता रहा सिस्टम, लेकिन उसका नंबर कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था। अगर हम बात करें सब्जियों की और उसकी, तो वो हम ओवरऑल जब अपना एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं तो उसमें लगता है कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। जो एक्सपेक्टेड नंबर था उससे वो काफ़ी, अगर आधा नहीं तो आधे के करीब ज़रूर वो पहुंच चुके थे। तो इसलिए ये एक ऐसा, अब हम जब टर्म यूज़ करते हैं अवाम दोस्त बजट की, हर बजट आई थिंक अवाम दोस्त होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ जा रहे हैं या हम लॉन्ग टर्म रिलीफ को देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड करना होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर वो लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं, जिसको जो आवाम है वो फौरी तौर पर शायद नहीं समझ सकती, लेकिन इन अ लॉन्गर रन उनको ये समझ आती है कि ये आवाम की भलाई के लिए किया गया था। तो आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें तो नंबर्स आर क्वाइट गुड, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर था स्पेसिफिकली जिसने अंडर परफॉर्म किया है, और एफबीआर की कलेक्शन जो है उसका नंबर भी थोड़ा सा लो रहा है। चलें, वो तो पेट्रोलियम लेवी से हमारे पास पैरेलल हो गया, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके हवाले से इस बार ये भी कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स नेट पे मजीद इस बार लाया जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से भी बात करें और टैक्सेस के हवाले से भी बात करें तो वाकई अंडर परफॉर्म है, बट कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार इसके बेहतरीन नताइज हों। मैं शफीक सवाती साहब से पूछना चाहूँगी। रिजवान जी, शफीक सवाती साहब, सर चूँकि हम तमाम सेक्टर्स के हवाले से बात करें तो क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हमने देखा है कि अगर मिडल ईस्ट की वजह से जो क्राइसिस पैदा हुए तो वहीं पर पाकिस्तान के लिए कराची और गवादर की बंदरगाहें जो हैं, जो पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी है, उस पर दुनिया की डिपेंडेंसी में इजाफा हुआ है, फालियत बढ़ी है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को वहाँ से भी कुछ सपोर्ट मिल रही है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्राइसिस में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर ये एक हमारा काम है कि हम उसको कैसे अवेल करते हैं। नो डाउट शिपिंग हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिला है जो ये क्राइसिस हुआ है। दूसरा, आप ये देखें कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि जो पैसा आपका दुबई, कतर और ये मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज में रियल स्टेट के मत में जाना था, आप उसको आप फर्दर तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, बट आप उसको डाइवर्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस हैं जो ऑलमोस्ट 50-60% बन जाते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो ये आप इसको रिड्यूस कर दें और जो इसमें कुछ हार्श रूल्स हैं उसको खत्म कर दें, एफबीआर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उसको थोड़ा सा बिजनेसमैन के साथ रियल स्टेट के हवाले से फ्रेंडली बना दें, तो हम इस सेक्टर में बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट को इनवाइट भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो देखें एग्रीकल्चर हम प्राउडली कहते हैं कि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, बट रिग्रेटफुली हम वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे पास वसाइल हैं और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप जब चाइना का मॉडल देखते हैं और उनकी जो अवेलेबल लैंड की पॉपुलेशन देखते हैं और उनकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स देखते हैं, तो दे हैव डन मिरेकल्स। वी शुड शेयर द एक्सपर्टीज फ्रॉम द चाइना इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, तो आप ये देखें कि 95% आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, देन उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक एग्रीकल्चर में तो आपको वो चीजें भी ऐसा उस तरह की नहीं चाहिए, बट आप जब कॉटन में देखते हैं तो आपकी 20 बिलियन बेल से आप रिड्यूस करके लेकिन 4 शफीक बिलियन साहब, पे हमें आ नहीं गए। भूलना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमें, और हमारी खड़ी खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। एंड यू हैव डन ऑलरेडी, क्या आपने बताया कि जो चाइना मॉडल है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो चाइना मॉडल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कॉलरशिप्स, थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरशिप पर ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनाउंस की हैं, और लास्ट ईयर भी गए थे 1000 स्टूडेंट से अबव जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी वहाँ से की हैं। और एग्रीकल्चर के हवाले से जो R&D है उसके ऊपर फोकस किया गया है, और यकीनन इसके ऊपर इस बार भी नज़रसानी की जाएगी और मज़ीद काम किया जाएगा। मैं वासिफ नकवी साहब से पूछूंगी। वासिफ साहब, जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, वहीं लाइव स्टॉक के हवाले से भी हम बात करेंगे, और लाइव स्टॉक के नंबर्स भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सामने आए हैं। खासकर हम देख रहे हैं बफलो की, या हम देख रहे हैं कि काउज की, या गोट के हवाले से, मीट के हवाले से बात करें, मटन की, डंकी मीट भी इस बार जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है चाइना को, और बहुत ह्यूज एक बल्क तादाद में हुआ है। साथ साथ कैमल के हवाले से बात करें तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ मीट मौजूद है। तो किस तरीके से हम एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं? दूसरा ये कि अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट, 2 साल से कुक्ड मीट भी चाइना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट की एक वन ऑफ द कंपनी जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई दी बिकॉज ऑफ दिस कुक्ड मीट एक्सपोर्ट। तो कैसा लग रहा है आपको कि ये लाइव स्टॉक सेक्टर और वैल्यू एडिशन दोनों ही हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? लाइव स्टॉक सेक्टर हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे ममालिक थे जिनको हम लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट कर रहे थे पहले, बट अभी चूंकि रीजनल कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने में आया कि डिस्टर्ब रही है पिछले कुछ अरसे में, उसकी वजह से कुछ दरवाजे बंद हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि चाइना वाली साइड पे हम काफ़ी ज़्यादा मीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनकी कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हवाले से हमारा जो एक्सपोर्ट का नंबर है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चूंकि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है वो उस पर कभी फ़िलहाल काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और उसमें चूंकि जो कॉस्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसके हवाले से कुछ हमें देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी डिवाइस की जा सकती है कि जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है वो प्रोडक्शन तो अच्छी कर रहा है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने की वजह से या तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या वो ट्रांसपोर्ट हम कर नहीं पाते नेबरिंग कंट्रीज़ को या हम रीजनल कंट्रीज़ को। हमने मलेशिया के साथ भी अभी रिसेंटली एक कुछ अर्सा पहले एक पैक्ट साइन किया था जिसके अंदर हम मलेशिया को भी लाइव स्टॉक जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। आपने चाइना का जिक्र किया,
कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान को भी जाता रहा है लाइव स्टॉक, और इसी तरह बाकी कंट्रीज के साथ भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो उसमें एक अच्छा पोटेंशियल है जिसको आई थिंक टैप करने की ज़रूरत है। अगर हम उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर लें तो उसके अंदर हमें अच्छा आई मीन। तो वाकई साहब ये अगर हम अपने लाइफ स्टॉक की बात करें तो इसके साथ साथ जहाँ बाकी दीगर शोबाजात में बेहतरी के लिए ये या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए पॉलिसीज़ नहीं हैं, उनकी हौसला अफजाई की गई है, इन्वेस्टमेंट को दावत दी गई है, कोलैबोरेशंस हुए हैं, जॉइंट वेंचर्स हुए हैं। माइंस के हवाले से बहुत शुरू में बात की थी हमने अपनी ट्रांसमिशन में, नताशा ने माइनिंग के हवाले से पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान एक अच्छा हेल्दी तरह मुबादला कमा सकता है। तो इस शोबे के हवाले से इस बजट में आप क्या देखते हैं? आई थिंक जो मैं एक दफ़ा पहले भी नताशा के साथ इनके शो में इस मौजू पर काफ़ी हम लोग बहस कर चुके हैं। हमारे पास अच्छा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं माइंस एंड मिनरल्स को। लाइकवाइज सवात के अंदर हमारे काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि दुनिया में नायाब हैं और वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आई डोंट नो कि अभी जो अपने अपकमिंग बजट है इसके अंदर हुकूमत कितना एक रिलीफ प्रोवाइड करने में कामयाब होती है, लेकिन ऑलरेडी उस जो सेक्टर है उसको हम काफ़ी हद तक जो है वो फैसिलिटेट कर चुके हैं। उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं और लोकल इन्वेस्टर्स के मदद के साथ वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसमें कोल भी वन ऑफ आई मीन जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है उनमें कोल भी शामिल है। वासिफ नकवी साहब, पिंक सॉल्ट के हवाले से हम माइनिंग एंड मिनरल की जब बात कर रहे हैं तो इस जो एक प्रोडक्ट है इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। पिंक सॉल्ट की जो अब एक्सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान ही करेगा और अब ये रॉ फॉर्म में नहीं जाएगी, ये एक वैल्यू एडिशन में ही एक्सपोर्ट की जाएगी। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इस बार पाकिस्तान ने कुछ ह्यूज जो इनिशिएटिव्स हैं इसके ऊपर सामने भी आए हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान की अपनी ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, और ये एक बहुत ही हमारे लिए ऑनर की भी बात है। तो पिंक सॉल्ट के हवाले से भी बताएगा कि एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए और इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन के हवाले से, यानी कि इससे बनी हुई चीज़ें, यानी कि लैम्प्स की बात करें जो कि एक हेल्थ सेक्टर के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो इसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है थ्रू आउट। तो क्या समझते हैं, जहां माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर इतना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी हैव रेयर मिनरल्स, पूरी दुनिया जानती है कि 17 अगर रेयर मिनरल्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, सो 12 तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। फिर येलो गोल्ड के हवाले से बात करें, फिर ब्लैक गोल्ड के हवाले से बात करें, यानी कि हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल जो कि 0.4% जस्ट टैप्ड हमने किया है इस सेक्टर को और आ गया है। तो आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, इस बजट के अंदर मजीद कितनी ज़्यादा इनको टैक्स रिबेट्स दी जाएंगी या टैक्स के हवाले से कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे? सेक्टोरल फोकस जहाँ तक है वो तो जैसे बजट अनाउंस होगा तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जैसे आपने पिंक सॉल्ट की बात की है, पाकिस्तान के अंदर उसका पूरी दुनिया में नाम है और हम पहले भी ऐसे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते रहे हैं। पाकिस्तान की जो ऐसी क्लास स्पेशली ये जो क्यूड़ा साइड पर है और दीगर भी कुछ सॉल्ट माइंस हैं जिनके अंदर ये बनाया जाता है और ये फिर दुनिया में एक्सपोर्ट। मैंने खुद टर्की में विटनेस किया कि काफ़ी सारे जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए गए ऐसे पिंक सॉल्ट की चीज़ें, जिनमें से एक का जिक्र आपने भी किया कि लैंप हैं, कुछ घड़ियों के वो बनाए जाते हैं, हार हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए साइनस जाते के हैं। प्रॉब्लम में बस काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये हेल्थ के हवाले से काफ़ी मेडिकली हेल्पफुल है। एग्जैक्टली इसका मेडिकल इफेक्ट भी है और इसका जो आई मीन जो उसका आउटलुक है वो इतनी प्यारी है कि वो दुनिया जो है उसको पसंद करती है। सो नेचुरल चीज़ है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसके अंदर लीडिंग पोजीशन में है। उसका ओवरऑल जो उसके ऊपर इम्पैक्ट है बजट का, आई डोंट नो वो अभी क्या उसमें किस तरह से फैसिलिटेट करती है हुकूमत, इस बारे में कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा अभी। तो ओवरऑल अगर बात करें वासिफ नकवी साहब, तो इनकम एक्सपेंसेस इनको मैनेज करना ही बजट होता है। तो आम लोगों की सहूलत के लिए जब बजट इतने ज़रा रादोशुमार पेश किए जाते हैं हर सेक्टर के हवाले से, और हर सेक्टर से वाबस्ता लोग ये जानना चाहते हैं कि क्रक्स जो है
वो उन तक पहुंच जाए एक सिंगल लाइन में या मैक्सिमम 2 लाइंस में समझ आ जाए कि इस दफ़ा उन्हें रिलीफ मिल रहा है नताशा, या फिर उन्हें उनके लिए कुछ सख्ती शुरू होने वाली है उस सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल बिजनेस फ्रेंडली बजट के हवाले से नताशा ने भी बताया है, तो आप भी बताइएगा कि ताजिर बरादरी को सहूलियात फ्राहम करके पाकिस्तान के जो B2B कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशंस हैं, फोरम्स बने हैं, उससे हम 2026-27 में अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकेंगे? आई थिंक हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वहाँ पे हम थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको हमें इंश्योर करना है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका हम ट्रस्ट गेन करें दोबारा, और हम डिक्लाइन साइड पर हैं जिसको जो कि पॉजिटिव चीज़ नहीं है ज़ाहिर है। हमारे पास ऑलरेडी अच्छा इन्वेस्टर मौजूद था और मज़ीद इन्वेस्टर लाने का पोटेंशियल था पाकिस्तान में, बट समहाउ उस साइड पर हम थोड़ा सा लैग कर गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट जो है वो दोबारा से बहाल हो और हम इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो सकें। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसमें हमने काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्पेस दी पाकिस्तान के अंदर, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हम जब 5 साल का उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, कोरियन कंपनीज थी काफ़ी, चाइना ने एक बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो इस सेक्टर के अंदर की है, लेकिन अभी काफ़ी ऐसे सेक्टर्स भी मौजूद हैं जिनके अंदर आई थिंक अभी मज़ीद गुंजाइश है और हम FDI जो है वो लाने में कामयाब हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा R&D के ऊपर फोकस कर लें मज़ीद। एग्जैक्टली R&D पे भी फोकस किया जाएगा। और वो नाजरीन जो अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि जब इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 पेश किया गया तो उसके क्रक्स जैसे रिजवान ने कहा कि बताने चाहिए, तो वो आपको बताते चलें कि करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है $72 मिलियन का, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक अच्छे नंबर्स मौजूद हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स इस साल के अंदर जो हमने 2025-26 के अंदर किए वो $22.7 बिलियन की एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट हमने $50.7 बिलियन की। इट मीन्स कि हमारे जो हाफ ऑफ दी जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं वो एक्सपोर्ट किए। और रेमिटेंसेस के हवाले से भी हमारे पास गुड न्यूज़ है, 42 बिलियन के करीब हमारी इस साल की जो एक्सपोर्ट है वो रेमिटेंसेस है वो पहुंच जाएंगे। रिजवान, पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी बताइएगा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है अभी। जी चलते हैं, यासिर रहमान के पास पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत रखे हैं। जो मिडल ईस्ट की जो जंग है और उस हवाले से यहाँ हमारे महंगाई का तूफ़ान भी आया है जो पेट्रोल प्राइसेस की वजह से, तो उस हवाले से जो उम्मीद करें कि जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इंशाल्लाह पब्लिक की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर जो आवाम के लिए उनके लिए इंशाल्लाह कुछ खुशखबरी भी होगी। और जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके भी सुनने में आ रहा है कि शायद उसमें तनख्वाहों में इजाफा होगा और वो ज़रूरी भी है। और इस हवाले से हम भी ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उस पब्लिक की उनको रिलीफ के लिए काम होना चाहिए ताकि जो गरीब का चूल्हा है वो जल सके और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। शाकिर बशीर रवान साहब ये फरमाइएगा कि इस मरतबा ये भी कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ बजट होगा, स्टेबिलिटी हमने अचीव कर लिए, ग्रोथ बजट होगा, तो उसके लिए क्या इक़दाम प्रपोज किए जाएंगे अभी? उसमें ये नहीं, जैसे जो आपने जो सवाल किए वो वैसे तो ये है कि जैसे अब बेहतरी के लिए जैसे अपना जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है और उसमें टैक्सेस कम हो, और जैसे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बात कर चुके हैं कि हम चाहिए तो ये कि हम अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें बढ़ाएं, इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो कारोबारी तबके उन्हें भी कुछ उनके लिए आसानी हो ताकि वो बेहतर काम कर सकें। और अगर जहाँ इंडस्ट्री चले या बिज़नेस लोगों के चलें तो फिर उसमें ये कि वो बेहतरी आ सकती है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट या जिस डेडिकेशन के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट अपना टारगेट अचीव करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका यासिर रहमान। आप हमें पार्लियामेंट से भी आगाह रखे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी यही तवक्कुआत रखे हुए हैं कि किस तरह से ये बजट जो है वो फ्रेंडली हो, बिजनेस फ्रेंडली हो, ताकि जो कारोबार करने वाले अफराद हैं वो उनको सहूलियात मिले, तो रोजगार के मौके दोबारा मिलें। चलते हैं पार्लियामेंट हाउस और वहां पे देखते हैं मजीद कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। बजट लेके आएंगे हम लोगों आवाम के लिए एक बेहतर से बेहतर किस्म का बजट लाएंगे जिसमें हमारे लोगों के लिए बेहतर हो, क्योंकि हमने जाके वापस आवाम को ही देखना है और आवाम से ही बात करनी है। आपने देखा है कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने किस तरीके से काम किया है और आवाम के लिए क्या बेहतरीन काम आपको नज़र आया। और आप ये भी सोचें कि अगर मियाँ नवाज शरीफ के काम को आप देखें, अगर मियाँ नवाज शरीफ के कामों को आप हटा दें तो पाकिस्तान में क्या रह जाता है। आप देखें, गाड़ी चलाएं तो हर तरफ मोटरवे ही मोटरवे हैं, आपको हर तरफ नज़र आएगा। तो स्कूल्स, एजुकेशन के आप बिहाड़ी में देखें तो मुझे उन्होंने हॉस्पिटल दिया, उन्होंने मुझे कॉमसेट्स दिए, उन्होंने मुझे शहबाज शरीफ ने मुझे इंडस्ट्रियल इस्टेट दिया। अब मरीम जी, पार्लियामेंट हाउस से आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे थे और तहमीना दौलताना साहबा गुफ्तगू कर रही थी बजट के हवाले से भी और सूबाई सतह पर जो इक़दाम किए गए हैं 2025-26 में, उनके हवाले से भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो गुफ्तगू करते हैं, अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और आगाह करते हैं। और इस दफ़ा जो तवक्कुआत हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं ऑफ एयर भी कि बजट की जो इसकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें लोगों का अमल दखल भी उतना ही है जितना बजट, जिस तरह से वज़ीर आज़म के एक्स के पैगाम के हवाले से हमने शेयर किया आपके साथ कि बहुत मेहनत से और खुलूस से बनाया है, तो लोगों को भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करना है।